Hello student, once again welcome to Daksha E-Classroom. We are moving for HT 11. I hope कि आपने इस पेपर को अच्छे से लिखा होगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर 1 जिसमें क्वेश्चन 1 आप देखो तो ये आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक आसान प्रॉब्लम पूछा हुआ है. क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं आपके सामने कि एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज 520 mmHg. इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखते चलते हैं, शेयर करते चलते हैं. तो PA जो प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए दिया हुआ है दैट इज 520 mm ऑफ Hg. ठीक है, 520 mm ऑफ Hg. देन इन्होंने जो है प्योर लिक्विड बी का मेंशन किया है दैट इज PV 1000 mm ऑफ Hg. 1000 mm ऑफ Hg. अब क्या बोला गया है कि इस मिक्सचर को लिया गया, इसका सोल्यूशन बनाया गया, फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन. आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करें तो इन दैट केस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लॉज हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं इफ मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज बॉइल्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, यानी कि 1 atm प्रेशर पे बॉइल कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेशर उनका कितना हो जाएगा, सिंपली प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा. जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हो जाएगा कितना, वेपर प्रेशर ऑफ क्या सॉल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1 atm और इसको इक्विवेलेंट किसका कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg. ठीक है, 760 mm ऑफ Hg. अब हमारे सामने सिंपल सा प्रॉब्लम है. क्या कर लेता हूं कि चूंकि इन्होंने मेंशन बोला है कि मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो मैं क्या बोल देता हूं कि जस्ट अज्यूम कि दिस इज द x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A लिक्विड A एंड 1 माइनस x विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B. ठीक है, तब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, PA into x प्लस PV into 1 minus x is equal to how much, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो कि 1 atm यानी कि 760 mm ऑफ Hg दे हैव गिवन. अब वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगा 520x. ठीक है, समझ में आता है. PV दैट इज इक्वल टू 1000 mm था और 1 minus x हो गया. ठीक है, x के लिए हम लोग को सॉल्व करना है. एक बार मैं जो है इसका बता देता हूं कैसे जो है जाएगा. तो जस्ट सिंपली आप एज्यूम करो यहाँ पे 1000 minus 760 क्या बोल सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 240 और इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो जो है 1000x माइनस 520x ये हो जाएगा आपका 480x. ठीक है, तो अब x की वैल्यू निकालना है. सिंपली x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 बाई 480. सिंपल सा केस है. कितना मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 आंसर है, बिल्कुल है. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या बोला. इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है 20 ग्राम और इसको जो है 10 लीटर फ्लास्क में रखा और उसको हीट किया 7940 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है. कितना डिकम्पोज हुआ, इन्होंने मेंशन किया है 40% डिकम्पोज एट द इक्विलिब्रियम. वी हैव टू फाइंड आउट द Kp ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट सम टेम्परेचर इन्होंने मेंशन किया, ये जो है डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म में था, और CO2 बनाएगा. ठीक है, CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होगा. अब सिंपल सा आपके पास है कि यहां पे इन्होंने लिया 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो अगर ये मैं बात कर रहा हूं T=0 पे जब रिएक्शन को स्टार्ट किया गया होगा तो 20 ग्राम को क्या मैं मोल में नहीं कन्वर्ट कर सकता हूं, बिल्कुल किया जा सकता है क्योंकि इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, कैल्शियम 40 कार्बन 12 और ऑक्सीजन का हम लोग ले सकते हैं 16. तो यानी कि टोटल मोलर मास हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल. 20 डिवाइड बाई 100 ग्राम पर मोल ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा 0.2 मोल. T=0 इतना है. अब इन्होंने क्या मेंशन किया कि जैसे ये इक्विलिब्रियम अचीव किया एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो वहां भी क्या हुआ कि इसका जो 40% है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज कर गया. तो अगर 40% डिकम्पोज हो गया तो हम लोग को पता है कि ये बचेगा कितना, उसकी बात नहीं करते. 40% जितना CO2 हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा. तो T= इक्विलिब्रियम में मैं क्या कर लेता हूं, CO2 का जो मोल्स है वो निकाल देता हूं. तो 0.2 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई कितना 100 ये हो जाएगा आपका. सिंपल सा केस है, देख लो आप क्या लिखोगे इसको 0.08 मोल. ये किसका मोल है, ये है आपके CO2 का. लेकिन हम लोग को Kp में क्या चाहिए होगा, Kp कैसे लिखा जा सकता है, द Kp ऑफ एक्सप्रेशन विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. ये आपको चाहिए.
क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है। वंस अगेन आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो, वहां से आप प्रेशर निकाल सकते हो। यानी कि मैं अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं तो पी क्या हो जाएगा आपका, पी ऑफ CO2 में मेंशन कर देता हूं, पी ऑफ CO2 इक्वल टू एनआरटी बाई वी, एनआरटी बाई वी, एन इक्वल टू 0.08, आर को आप अप्रोक्सीमेशन के लिए 1/12 रख सकते हो, 0.0821 भी रख सकते हो, ठीक है। 1/12 मैं कंसीडर कर लेता हूं। और जो है वॉल्यूम इन्होंने 10 लीटर मेंशन किया हुआ है, करेक्ट। और यहां पे आपका जो टेम्परेचर है इन्होंने मेंशन किया हुआ है 794। तो 794 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा, 7 16 और ये हो जाएगा 10, यानी कि 1067 केल्विन, ठीक है। ये वैल्यू बता सकते हो ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा, तो जस्ट अप्रोक्सीमेशन करते हैं, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4 इसको मैं 2/3 में बोल सकता हूं, 2/3 यानी कि अराउंड 0.66 के आसपास में, जब मैं अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं तो 0.66 के आसपास में क्लोज, जो सबसे क्लोज वैल्यू है मुझे यही दिख रहा है 0.7 atm। तो क्लियरली आप जो है इस केस में बोल सकते हो कि जो प्रेशर होगा 0.7 atm होगा। और ये चूंकि जो प्रेशर था, प्रेशर ऑफ CO2 Kp के बराबर था, तो ये हमारा Kp की वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड केस में, क्लियरली आप बोल सकते हो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वंस अगेन लल्लू प्रॉब्लम है। क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो आपको पता करना है मेजर प्रोडक्ट। तो एक तो यहां से रिएजेंट से सिंपल सा मेरे आइडिया जाता है कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके पीछे मैं पहले बहुत बार रीजन दे चुका हूं। क्या होता है कि Fe जो कि आयरन है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, FeBr3 फॉर्म करता है, करेक्ट। FeBr3 जो कि एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया था कि इसका रोल क्या होगा। और इस केस में क्या होता है, फिर इन दैट केस एक लेविस एसिड है जो कि इस पे ब्रोमिनेशन कराएगा, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। अब कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, आगे अगर हम लोग को देखना है कि किस रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा ससेप्टिबल होगा, तो हम लोग क्या बोलते थे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है ना, दैट विल बी डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, ठीक है, 8 बेंजीन रिंग। ये तो समझ में आता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बेंजीन, अरे अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज्यादा जो है क्या बोला जा सकता है कि जो इनका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा स्टेबलाइज होगा, और उतना ही ज्यादा इसका रेट होगा। बिकॉज जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होता है उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा उस पोजीशन पे होगा जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अब आप इस दोनों रिंग पे फोकस करो। नो डाउट इस वाले रिंग को मैं वैसे ही डिस्कार्ड कर देता हूं। क्यों डिस्कार्ड किया जा सकता है, बिकॉज ये वाला जो ग्रुप है ना, जो CO ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग -M एज वेल एज द -I ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग को। इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डिक्रीज करेगा इस रिंग का। जब इसकी बात किया जाएगा इस केस में, तो होगा क्या कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि +M और +I लगाएगा, बट हमको पता है कि इस केस में +M इफेक्ट डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस बेंजीन रिंग इज गोइंग टू इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि जब रिएक्शन के लिए जो ससेप्टिबल रिंग कौन सा होगा, ये वाला रिंग होगा। अब इसमें या तो अर्थ एंड पैरा पे जा सकता है, पैरा मेजर प्रोडक्ट आता है हम लोग को पता है, एक्सेप्ट सम केसेस जब हटा दो तो पैरा ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो ब्रोमिनेशन इज गोइंग टू अकर एट द पैरा पोजीशन। तो हम लोग का इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ करूं, मेजर प्रोडक्ट हम लोग को दिखेगा लाइक दिस, C+O(N) लाइक दिस, और यहां पे आप ब्रोमिनेशन करा दो, सॉरी यहां पे आप ब्रोमिनेशन करा दो, किस पोजीशन पे, ये बेंजीन रिंग पे ब्रोमिनेशन करा, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्लियरली आप देख सकते हो, देयर इज ऑप्शन डी, दिस प्रोडक्ट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 वंस अगेन एल्कीन के जो फेमस रिएक्शंस है वहां से इन्होंने क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं कि ए और बी और सी प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आपसे बोला है कि प्रोडक्ट सी, आसान है वहां से लगाना, बिकॉज इन दैट केस क्या होगा कि देखो आप कि पहले ब्रोमिनेशन वाला देख लेते हैं। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपको पता है इन दैट केस क्या होगा
कि ब्रोमीन का एडिशन होगा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथिन एज अ सॉल्वेंट, ब्रोमीन का इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग एडिशन होगा। ध्यान है कि ये एंटी एडिशन होता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखने वाला आगे के प्रोडक्ट में, बिकॉज वैसे भी हम लोग एलिमिनेशन कराएंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो आप जो है जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है आप जो है ध्यान रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान है कि ब्रोमिनेशन अलोंग डबल बॉन्ड विल बी एंटी एडिशन, ठीक है। MEM। अब बात करते हैं इसको, इन्होंने ट्रीट किया हुआ, ये रहा हमारा प्रोडक्ट A, जिसको B 2 मोल्स ऑफ NaNH2 लिया। तो 2 मोल्स NaNH2 किसका काम करेगा? एलिमिनेशन का काम करेगा। हम लोग को पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बताइए, हैलोजन ग्रुप यहां से रिमूव किया जाएगा, हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप यहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो देख लो, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से ब्रोमीन। तो इन दैट केस क्या प्रोडक्ट बन के आ जाएगा? MEC ट्रिपल बॉन्ड C Me, ठीक है। ये बन गया ब्यूट2 आयन। अब इसको क्या किया इन्होंने? इसको ट्रीट किया हुआ इन्होंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये किसका काम करेगा? हम लोग को पता है कि ये जो है बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन में क्या होता है कि एंटी एडिशन भी लगा, अगर एंटी एडिशन रखकर होता है तो उसमें क्या प्रोडक्ट देता है? बहुत बार ये रिपीट किया गया, इसमें देता है ट्रांस प्रोडक्ट आपको बच्चे। तो यहां पे ट्रांस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि देखो, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, क्लियर, और हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, मिथाइल ऐसे रख सकते हो, मिथाइल यहां पे, यानी कि आपका जो है ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। सिस किस में बनता है? सिस बनता है जब हम लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट यहां पे यूज करते हैं। तो ये वेल क्लियर है, वेल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो है ये ट्रिपल बॉन्ड के नाम जो एडिशन है हाइड्रोजन का, तो एक बर्च रिडक्शन होता है, और एक हम लोग बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जहां पे कि सिन एडिशन होता है और सिस प्रोडक्ट फॉर्म कर गया था। ये रिजल्ट बहुत बार डिस्कशन का पार्ट रहा। तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा? हम लोग से प्रोडक्ट पूछा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट C, तो प्रोडक्ट C देख लो कौन सा है। प्रोडक्ट C हम लोग का क्या है? यानी कि ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो लैंग्वेज है भले आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट प्रॉब्लम हमारे सामने आसानी है। थोड़ा सा इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आप समझते चलना। क्या दिया हुआ है कि मिक्सचर दिया हुआ है NaOH Na2CO3 का, जिसका इन्होंने कंसंट्रेशन बोला है कि अगर इसको ट्राइट्रेट किया जाता है तो 1/10 HCl 1/10 नॉर्मल HCl रिक्वायर्ड होगा यूजिंग फिनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर, ठीक है। अब क्या केस है कि एट दिस स्टेज मींस फर्दर एट दिस स्टेज मिथाइल, जैसे ही फिनोल्फथलीन डीकलराइज हो रहा है, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर यूज किया जा रहा है, एंड देन सेकेंड जो टाइट्रेशन है वो जो है अचीव किया जा रहा है, सेकेंड एंड पॉइंट उसको अचीव किया जा रहा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, NaOH नो डाउट अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, पता है क्या बनाएगा? ये तो आपको पता है कि इन दैट केस ये फॉर्म कर जाएगा NaCl, ठीक है। ये समझ में आता है, NaCl फॉर्म कर जाएगा, साथ में H2O बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन है सिंपल सा। वैसे ही Na2CO3 रिएक्ट करता है, Na2CO3, लेकिन Na2CO3 का जो रिएक्शन होता है 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज क्या होता है कि ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करेगा NaSCO3, ठीक है, NaSCO3, और साथ में ये फॉर्म कर जाएगा NaSCO3, और ये फॉर्म कर जाएगा NaCl, ठीक है, NaCl। उसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन होगा। फर्दर रिएक्शन कैसे होगा? तो NaSCO3 फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और ये इन दैट केस क्या बना लेगा? ये बनाएगा NaCl प्लस H2CO3, जो कि CO2 और H2O में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये तो स्टेज टाइट्रेशन होता क्या है कि जब हम लोग फिनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, बिकॉज इंडिकेटर के भी कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर रेंज है जिसमें हम लोग इंडिकेटर यूज कर पाते हैं। तो वो बोल क्या रहा है कि जब ये टाइट्रेशन, ये दो रिएक्शन अकर हो रहे हैं ना, ये जो रिएक्शन अकर हो रहा है, तो आप फिनोल्फथलीन एज ए इंडिकेटर यूज करोगे, ये समझ में आता है, इतने में वो डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ये इंडिकेटर इसके लिए अगर फर्दर जब HCl इसके लिए इंडिकेटर लेना होगा तो आपको मिथाइल ऑरेंज लेना होगा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इसका जो रेंज होता है वो एसिडिक साइड में आता है, और ये जो रेंज आता है ये बेसिक साइड में आता है। तो आपको जो है मिथाइल ऑरेंज ही आपको इंडिकेटर यहाँ के लिए यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। तो क्या कैसे इसमें देखो, आप ऐसे मैं बोल सकता हूं कि मिली कोवेलेंट में ही सॉल्व किया जा सकता है।
पहला देखो आप कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन से, फर्स्ट टाइट्रेशन, ये हमारा फर्स्ट टाइट्रेशन, फर्स्ट टाइट्रेशन, ठीक है। ये हमारा सेकेंड टाइट्रेशन है, सेकेंड टाइट्रेशन, ठीक है, सेकेंड टाइट्रेशन। अब बात करते हैं मिली, फर्स्ट टाइट्रेशन से क्या इंफॉर्मेशन आएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्यों हाफ लिया, बिकॉज जो सेकेंड हाफ मिली इक्विवेलेंट है ये रिएक्शन में जा रहा है, जब सेकेंड स्टेज में सेकेंड टाइट्रेशन कराया जा रहा है। एक किसके बराबर होगा, तो बोला गया कि 1/10 नॉर्मल HCl लिया गया, कितना ml, 50 ml। तो मैं ये बोल सकता हूं 5 मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन में गया होगा। समझ में आता है इतना। अब देखो सेकेंड स्टेज, ये हमारा इंफॉर्मेशन है फर्स्ट टाइट्रेशन से। सेकेंड टाइट्रेशन में तो हाफ मिली इक्विवेलेंट फिर से रिएक्ट किया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, ये कितने HCl के साथ रिएक्ट किया, बिकॉज मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन एंड मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन विल बी इक्वल। इन दोनों में रिलेशन हम लोग को बताइए कि यहाँ पे हाफ रिएक्ट कर गया, यहाँ पे हाफ रिएक्शन में जा रहा है Na2CO3। तो अब इसलिए क्या लिखा जा सकता है, इसको बोला गया कि 10 ml ऑफ 1/10 नॉर्मल, तो 1/10 इंटू 10 ये हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ ले जाकर रख दो, हाफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 दैट इज 1 मिली इक्विवेलेंट। तो अगर 1 मिली इक्विवेलेंट लिखा जाएगा तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू 5 - 1 4 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, द अमाउंट ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन। अमाउंट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा आपका, तो 4 मिली इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 4 मिली इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई हाउ मच, डिवाइड बाई 1000, क्योंकि मिली दिया हुआ है ना, हम लोग को तो ग्राम में निकालना है। कर लो इसको सिंपली, कितना आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 0.16 ग्राम। Which answer will be correct? क्लियरली आप जो है इसमें देख सकते हो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला क्या इन्होंने साइक्लोहेक्सिन ऑन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक डस्ट एंड वाटर, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय जिंक डस्ट एंड वाटर, ठीक है। ये क्या है, ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक इसको जो है फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए स्टॉप करेगा, तो यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम लोग बोलते हैं। आपको क्लियर है, पहले ये ओजोनाइड फॉर्म करेगा। ओजोनाइड कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो ओजोनाइड इसको बोला जाता है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन के आता है, लाइक दिस, ठीक है, ओजोनाइड। फर्दर इसको जब हम लोग जिंक और हाइड्रोलिसिस करते हैं जिंक के प्रेजेंट में, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में मिलाकर और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ये फॉर्म करके देता है आपको जो है एल्डिहाइड आर्कीटोन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इन डायरेक्ट केस क्या करना रहता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं सिखाया हूं आपको इजी, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को दे दो, एक ऑक्सीजन इस वाले कार्बन को दे दो, क्या बन के आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर कार्बन है, तो 6 मेंबर चेन भी बन के आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 2 6, यहाँ पे COH ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपका COH ग्रुप। इतना समझ में आता है, आसान है, ठीक है। अब इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ में, इसको ट्रीट किया गया है ट्रीटमेंट विद अक्वस NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। तो यानी कि अक्वस NaOH के साथ इसको ट्रीट किया गया फॉलोड बाय हीटिंग, ठीक है। कुछ समझ में आता है, ये हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कस किया, फॉलोड बाय हीटिंग। कौन सा रिएक्शन है, ये फेमस इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। फिर से मैं मैकेनिज्म बता दूं, तो ये क्या करेगा, इस वाले एसिडिक हाइड्रोजन को OH- सब्सट्रेट करेगा, ठीक है। यहां पे बनाएगा एक कार्बन है, जैसे ये एब्स्ट्रेट करेगा, ये जाकर इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये बॉन्ड। तो यानी पहले ये फॉर्म करता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये फॉर्म करके आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है एलिमिनेशन अकर होता है, और जैसे ही एलिमिनेशन अकर होता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देता है। तो फाइनली आप डायरेक्टली देख सकते थे, इसी स्टेज पे देख सकते हैं कि किसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन के आया। बट एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है। ये रहा हमारा 5 मेंबर, इसको नंबरिंग कर ले तो आसान होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो आप इसको भी नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 5। तो 5 पे क्या हो जाएगा आपका O- जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, OH हो जाएगा। आपका फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसीलिए मैं बोला अल्फा बीटा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड। कब? जब इसमें एल्डोल रिएक्शन होगा। अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। कैसे पता है एल्डोल कंडेंसेशन? बिकॉज हम लोगों ने हीट दिया हुआ है, बोला गया है कि फॉलोड बाय हीटिंग गिव अ प्रोडक्ट सी। तो हीट करने पे क्या होता है, इसमें यह हाइड्रोजन निकलता है बिकॉज ये एसिडिक होता है और यहां से एलिमिनेशन अकर हो जाता है। जैसे ही एलिमिनेशन अकर होगा ये दे देगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। दिस इज द फेमस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड, बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा जेई में। तो इन दैट केस ये आपका हमारा प्रोडक्ट है। कौन सा करेक्ट प्रोडक्ट है देख लो, आपको ऐसे ही हम लोग ऑप्शन निकाल दिए थे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड विल बी प्रोडक्ट। कौन सा है इस केस में? ले लिया आप जो है सी आंसर करेक्ट कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कुछ रिएक्शन इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पी ब्लॉक के रिएक्शन है। देखते हैं हम लोग वन बाय वन ऑप्शन। ये दिया हुआ है कि विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, क्या दिया हुआ इन्होंने? विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया क्लोरीन गिव N2 एन अमोनियम क्लोराइड। तो अगर NH3 का रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? एक्सेस में लिया गया ये, ठीक है, और इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट किया गया। तो क्या फॉर्म करके देता है? ये फॉर्म करता है N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड। सही है, N2 प्लस अमोनियम क्लोराइड, सही है। बैलेंस आप रिएक्शन को कर लेना। देन अगर एक साथ में ये भी इंफॉर्मेशन देते चलता हूं कि अगर आप क्लोरीन एक्सेस में लिए रहते, क्लोरीन अगर एक्सेस में लिए रहते तो इन दैट केस क्या बन के आता है? ये बनाता है NCl3, ठीक है, NCl3 along with HCl प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये जब क्लोरीन एक्सेस में और ये अमोनिया एक्सेस में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपसे बोला है कि अमोनिया इन एक्सेस एंड इट इज गोइंग टू गिव नाइट्रोजन along with अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दैट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बी की बात करते हैं, ऑप्शन बी की। तो विथ हॉट कंसेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गिव Cl2 का रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इसका बोला गया कि ये हॉट एंड कंसेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। क्या बनाएगा ये बनाएगा NaClO3 क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट एंड NaCl, ठीक है। इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है। क्या बेस्ट तरीका है? देखो, तो क्लोरीन का जो मैक्स आपको देखने को मिलेगा, जो हॉट कंसेंट्रेटेड NaOH है, इन दैट केस जो क्लोरीन का जो प्रोडक्ट बन के आता है ना, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्लोरेट बन के आता है। लेकिन अगर मैं इसको डाइल्यूट यूज किया रहता है NaOH, तो इन दैट केस क्लोरेट नहीं बनता, उस केस में क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो वे वेल फेमस रिएक्शन है। क्लोरीन को अगर आप NaOH के साथ ट्रीट करते हो हॉट कंसेंट्रेटेड, तो सोडियम क्लोरेट बन के आता है। मींस जितना इसका कंसेंट्रेशन हॉट कंसेंट्रेटेड है, उसका इफेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट में देखने को मिला है। जब आप डाइल्यूट लोगे तो क्लोराइड बन के आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट करेक्ट है। देन बात करें सी में। सी में क्या बोला है कि HCl रिएक्ट विथ फाइनली पाउडर आयरन टू फॉर्म अ फेरिक क्लोराइड। Fe का रिएक्शन कराएं अगर HCl के साथ में, ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है? FeCl2 along with H2, ठीक है। Fe फेरिक क्लोराइड नहीं बनता है, फेरस क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो जो है आयरन 2 क्लोराइड फॉर्म करके आ रहा है। तो इन दैट केस क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट, ये इनकरेक्ट इसलिए हो जाता है, देखो रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन जो कि एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है इस रिएक्शन के लिए, इसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन या एक तरीके से बोले फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, ये स्टॉप हो जाता है इसी रिएक्शन पे, ये एंड हो जाता है, यानी कि फेरस क्लोराइड ही बन के आता है, फेरिक क्लोराइड नहीं बनेगा। तो आपसे यही पूछा था कि विच रिएक्शन इज इनकरेक्ट, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन दैट केस। डी की बात करें, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, बिल्कुल सही है। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये फ्लोरीन का कम होगा, बिकॉज स्मॉलर साइज है और इसमें इतना ज्यादा ये लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो इन दैट केस इस बॉन्ड को वीकर कर देगा। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है, अपने ऊपर लोन पेयर को रख सकता है, इजीली अपने ऊपर स्टेबलाइज कर सकता है, उतना ज्यादा इसमें रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है। तो जहां तक बात करें फ्लोरीन का, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत लेस होगा, और इसी की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है क्लोरीन से थोड़ा अच्छी है। तो ये केस हम लोग देख पाते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ऑब्वियसली दैट इज ऑप्शन, स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जो है आप इस केस में क्या ले सकते हो, 7 for 7 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वंस अगेन आपको जो है इन्होंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन रखा हुआ है। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज अ चेन स्टॉपिंग यूनिट इन द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3। ये इन्होंने कंपाउंड दिया है CH3
ट्वाइस SiCl2। आपको पता है जब इसको हाइड्रोलिसिस आप कराओगे H2O, तो इन दैट केस क्या बन के आएगा प्रोडक्ट, Si, मिथाइल ग्रुप इधर OH। ठीक है, अब ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा। अगर पॉलीमराइजेशन हम लोग कराते हैं पॉलीमराइजेशन, तो आपको पता है कि इसमें क्या है कि दो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि दोनों साइड से इसमें जो है जो आगे रिंग है वो बढ़ते जाएगा और पॉलीमर को जनरेट करेगा। तो यानी कि इन दैट केस क्या पॉलीमर बन के आता है, लीनियर पॉलीमर जो हम लोग बोलते हैं O, यहाँ पे O, इस तरीके से ये पॉलीमर फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है सिलिकॉन्स। ठीक है, सिलिकॉन्स फॉर्म करता है, ये आपको पता होगा। तब बोला गया कि इसको स्टॉप करने के लिए बेस्ट जो रिएजेंट है वो कौन सा इसमें से यूज किया जा सकता है। देखते हैं वन बाई वन ऑप्शन ये देखो, इसमें यूज किया है CH3 थ्राइस SiCl। ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलेगा आपको देखना, आप ध्यान से, हाइड्रोलिसिस करने पे मिलेगा Si, इस तरीके से मिथाइल यहाँ पे OH। किया जा सकता है इसको यूज, बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज देखो ये OH जाके रिएक्ट कर जाएगा पॉलीमर चेन के साथ में, क्योंकि ये इसमें अदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो जो फर्दर रिएक्शन है ये नहीं हो पाएगा, यानी कि चेन का जो रिएक्शन है यानी पॉलीमर का रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी दिस यूनिट वी कैन यूज फॉर द स्टॉपिंग दिस पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देन बी की भी बात कर लेते हैं, अदर ऑप्शन भी चेक करते चलते हैं। क्या दिया हुआ है, CH3 4 Si। ठीक है, ये तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, और जब नो रिएक्शन है तो इन दैट केस हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा ही नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आएगा तो फर्दर जो रिएक्शन है वो नहीं कराया जा सकता, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना। हम इन दैट केस सी की भी बात कर लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, CH3 SiCl3, H2O के साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, क्या बन के आ जाएगा, मिथाइल OH एंड OH। ठीक है, यहां पे तो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और सोच सकते हो कि जब ये रिएक्ट करेगा, मान लो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर गया, तो अदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी फर्दर रिएक्शन के लिए जाएंगे, यानी चेन वहां पे तो स्टॉप होने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। डी में क्या दिया हुआ है, SiCl4 दिया हुआ है, आई थिंक SiCl4। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो SiOH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी फर्दर रिएक्शन को स्टॉप करना इसके बस की बात थी, करेक्ट। ये क्या करेगा, फर्दर रिंग को फर्दर प्रोपोगेट कराएगा, फर्दर रिएक्शन को कराएगा, क्योंकि जो है 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस वजह से तो जब सबसे बेस्ट चॉइस हमारे लिए इस केस में, मतलब एक तरीके से बोले कौन सा यूनिट यूज किया जा सकता है, ये ऑप्शन ए वाले में जो कंपाउंड दिया है CH3 थ्राइस SiCl, इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लियरली फॉर द क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सेकेंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 और मोर देन इज करेक्ट। तो जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेसो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ठीक है, तो सिंपल सा केस होता है। मेसो कंपाउंड क्या होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो पता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन उसका एटलीस्ट 1 स्टीरियो आइसोमर शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि उसका आइसोमर्स एक ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 बाई 1 अप्रोच रखते हैं कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। देखो आप इसको अगर मैं देखूं, अब इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, कुछ चेंजेस किया जा सकता है। देखना, एक मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि इस कायरल सेंटर के अलावा अगर 2 बार आप ऑपरेशन कराते हो, 2 एक्सचेंज करते हो, लाइक मैंने क्या किया, OH को CH3 यहां से लगा दिया, 2 बार करना पड़ेगा आपको। तो 2 एक्सचेंज के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कायरल सेंटर के लॉन्ग सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि ये किसके लॉन्ग कर दिया है किसके लॉन्ग, मैं बोला इस कायरल सेंटर के लॉन्ग अगर 2 एक्सचेंज कराते हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस कंपाउंड का था वही सेम रहेगा। यहां पे अगर मैं एक्सचेंज कराता हूं तो CH3 यहां पे आ जाएगा, OH यहां पे आ जाएगा। नो डाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आया, लेकिन एक एक्सचेंज के बाद आया। क्लियर है, समझ में आता है बात। तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता है। अदर वे क्या हो सकता है, तो अदर वे इसके लॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन निकालो। सिंपली आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, वो निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें, देखो इसको 1 नंबर दे देता हूं, कॉन्फ़िगरेशन ही मैं सबका निकालते चलता हूं, क्योंकि जो है कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चल जाएगा कि एक के लॉन्ग R कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक के लॉन्ग S कॉन्फ़िगरेशन होगा, या डायरेक्टली मॉलिक्यूल को देखते ही पता चल जाएगा। तो अब देखो इसको, तो इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 और 3, ये क्या बन के आ रहा है 1 2 3 ऐसे बन के आ रहा है, R बन के आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में है तो इसको क्या बोला जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसकी बात करें तो इसको दिया जाएगा 1, इसको मैं दे दूंगा 2, इसको दे दूंगा 3।
तो जो है 1 2 3 ये R बन के आ रहा है क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। समझ में आता है? अगर SS कॉन्फ़िगरेशन है तब तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, R और S कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। B की बात करें तो B में क्या दिया, क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। इसको अगर आप देखो, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री US, तो ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड है। एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करके भी देख लेते हैं। तो इसको नंबर दे दिया मैंने 1, इसको नंबर दे दिया 2 3, ये कैसे आ जाएगा 1 2 3, S बन रहा है क्योंकि जो है इन दैट केस ये हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है। अगर हम लोग S कंसीडर कर रहे हैं तो इसको लिया जाएगा R कॉन्फ़िगरेशन। इसकी बात कर ले तो 1, ये जाएगा 2 और यहाँ पे 3, क्या है ये R बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन। आप इस कार्बन में क्या आ रहा है R और S कॉन्फ़िगरेशन, ऑब्वियसली जो है ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। सही है, समझ में आता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। सी की बात कर लेते हैं। तो सी में दो वे हो सकता है, या तो आप जो है दो एक्सचेंज कर दो और दो एक्सचेंज सच दैट कर दो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। दो एक्सचेंज के बाद इसके अलाउंग जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सेम रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, CH3 को यहां पे रख सकता हूं, OH को एक, तो ये एक ऑपरेशन हुआ 1 एक्सचेंज। अब OH इस साइड में नहीं है तो H और OH में एक एक्सचेंज करा सकते हो, तो इन दैट केस प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको क्लियरली दिख गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे देखो OH H CH3 H, मैंने एक एक्सचेंज कराया OH CH3, एक एक्सचेंज के बाद होता क्या है कि इसका इस कार्बन के अलाउंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गया है, वो सेम कंपाउंड नहीं रहा है, उसका एक डाइस्ट्यूमर आपने जनरेट किया है। देन अगर एक और ऑपरेशन उसी कार्बन सेंटर के अलाउंग कर दिए तो इन दैट केस ये आपका जो है सेम कंपाउंड आ जाएगा जो फर्स्ट वाला था। तो दो ऑपरेशन जरूरी है। अब देखो इसमें, इसको मैं वैसे ही, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इस वाले कार्बन के अलाउंग इसमें हम लोग चेंजेस करते हैं, OH और H में एक्सचेंज कर देते हैं। तो अगर ये आप एक्सचेंज करोगे तो OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। दिस आर द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑब्वियसली दिस इज द मेसो कंपाउंड, इसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, एक यही रास्ता है। नहीं, अगर चाहो तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लो, इसको दिया जाएगा 1, इसको दिया जाएगा 2, इसको दिया जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 2 3, S बन रहा है। अब ये S बन रहा है चूंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो इसको मैं बोल दूंगा R कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही अगर इसको आप ले लो 1 2 3, ये क्या बन रहा है 1 2 3 ऐसे जा रहा है, तो R बन रहा है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा S कॉन्फ़िगरेशन। तो R और S क्या हो गया, एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे, यहाँ पे एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज होगा। तो मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनेक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एक पार्ट इसको जो है क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है, तो एक जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहता है, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो इन दैट केस ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। यहां से भी पता चल, ये अप्रोच भी सही है आपका, ये अप्रोच जो भी आपको सिस्टमेटिक लगे। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो जो है डी ऑप्शन में क्या है, सिमिलर अप्रोच रख सकते हो क्या। तो अगर देखो मैं एक एक्सचेंज कराता हूं तो OH यहाँ पे आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, लेकिन एक ही एक्सचेंज आपने कराया, एक ही ऑपरेशन किया, और एक ही ऑपरेशन में क्या होता है कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है उस कायरल सेंटर के अलावा। तो ऑब्वियसली इसको तो वैसे ही समझा जा सकता है कि अगर मैं एक एक्सचेंज करा रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो इसको हम लोग मेसो कंपाउंड में नहीं कंसीडर कर सकते। इसका जो डायस्ट्यूमर होगा वो मेसो कंपाउंड भले हो सकता है, एक वो रास्ता हो गया। एक अदर वे क्या हो जाएगा 1, अगर कॉन्फ़िगरेशन ही निकाल दो 1 2 3, ये क्या बन रहा है 1 2 3, ये बन रहा है S क्योंकि हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसको मैं बोल दूंगा R। देन इसको देख लो 1 2 3, ये क्या बन रहा है S बन रहा है, ये भी हो जाएगा R। यहाँ इस कार्बन के लान R कॉन्फ़िगरेशन, R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो जो है कौन सा करेक्ट है, देख सकते हो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, दिस विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो है ये अल्कोहल आपको दिया हुआ है और इसको ट्रीट किया हुआ है इन्होंने पर आयोडिक एसिड यानी HiO4 के साथ में। अब इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन अकर होता है, कैसे प्रोडक्ट बन के आता है ये आपको सिखाया गया होगा। प्रोडक्ट कैसे बनाते थे याद है क्या, देखिए इसमें, तो आप देखो इसको करते क्या थे कि जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे या तो कार्बोनिल ग्रुप हो जाए या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाता था, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते थे, लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, अब होता क्या, करते क्या थे कि इसको एक OH ग्रुप दे देते थे, इस वाले को एक OH ग्रुप दे देते थे, जितना बॉन्ड ब्रेक करते थे। यहां पे बॉन्ड ब्रेक किया तो इस कार्बन को एक OH ग्रुप दे दो और इस वाले कार्बन को एक OH ग्रुप दे दो। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा और जाता था कि अगर एक कार्बन से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है तो वहां पे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल होगा और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो 1 by 1 प्रोडक्ट देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन के आएंगे। अगर इसकी बात करें तो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैं इसको कंसीडर कर लूं CH3 CH3
OH आ गया यहाँ पे और एक OH जुड़ गया, ठीक है, एक OH पहले से था और एक OH आके जुड़ गया बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन HiO4 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन के साथ नहीं रख सकते हैं एक्सेप्ट क्लोरल मॉलिक्यूल, जहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि आपका एसीटोन बन जाएगा। देन अदर सेकेंड वाले प्रोडक्ट पे आते हैं, तो ये कार्बन है, इसके साथ जो है इसको आई थिंक CH होगा, CH है, ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे OH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी इस पे अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ देख लो OH एक हाइड्रोक्सिल ऑलरेडी अटैच्ड है, क्या दे देगा ये आपको क्या देगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा, ये आ जाएगा SC डबल बॉन्ड OH, यानी कि फॉर्मिक एसिड बन के आ जाएगा। देन इसकी बात करें तो CH2OH है और इसमें क्या किया आपने, एक OH ग्रुप और अटैच करा दिया, हो गया ये, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा और जैसे ही एलिमिनेट करेगा ये फॉर्म कर जाएगा SC डबल बॉन्ड OH फॉर्मूला। अब बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन, पहला दिया हुआ इन्होंने एसिटाल्डिहाइड, बन रहा है क्या, एसिटाल्डिहाइड तो नहीं बन के आ रहा है। बी इन्होंने एसीटोन दिया हुआ है, बिल्कुल बी में आपका जो है एसीटोन इसमें बन के आया हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सी में दिया हुआ है इन्होंने फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है, फॉर्मिक एसिड भी बन के आ रहा है। डी इन्होंने फॉर्माल्डिहाइड दिया हुआ है, बिल्कुल फॉर्माल्डिहाइड प्रोडक्ट बन के आ रहा है, यानी कि बी सी डी आंसर विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, PCl5 गैस जो कि डिसोसिएट होकर फॉर्म कर रहा है PCl3 गैस एंड Cl2 गैस, ठीक है, आसान प्रॉब्लम है, देखते हैं बच्चों। तो बोला गया है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा इसमें से जो है पर्टिकुलर प्रोसेस है जो कि फेवर्ड करेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि एडिंग द इनर्ट गैस, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो हम लोग बताते चलते हैं कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस अगर ऐड किया जाएगा तो इस केस में जो है कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस चीज को समझा जा सकता है, सिंपली आप समझो कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा गया है यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, और चूंकि इसका जो मोल फ्रैक्शन है अगर हम लोग बात करें तो मोल फ्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं आया है, मोल फ्रैक्शन भी क्या रहेगा आपका जो है, अगर मैं बात करूं तो मोल भी उसका वही रहा है, करेक्ट। तो जो है इन दैट केस क्या देखोगे कि अगर इनर्ट गैस ऐड किया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे कि जो इसमें बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है इसका, या एक तरीके से बोला जाए कि पार्शियल प्रेशर है वो इसका सेम रहेगा, बिकॉज अगर इनर्ट गैस ऐड करोगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो टोटल प्रेशर तो इंक्रीज करेगा, बट पार्शियल प्रेशर अभी भी इसका सेम रहेगा, पार्शियल प्रेशर इसका और पार्शियल प्रेशर इसका सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि क्या बोल सकता हूं इसमें रिजल्ट कि देयर विल बी नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। ये बहुत बार जो है डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है, बहुत बार डिस्कस किया गया हो। ऑप्शन बी के लिए बात करते हैं। ऑप्शन बी में बोला है एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा गया है तो क्या होगा कि आपने इनर्ट गैस ऐड किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है, इनर्ट गैस का नंबर ऑफ मोल से ऐड हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ मोल से ऐड हो जाता है तो होगा क्या इसकी वजह से, तो जो पार्शियल प्रेशर है ना, बिकॉज मोल फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन अगर डिक्रीज हो गया, क्योंकि आप क्या करोगे इसमें बोलोगे कि मोल्स ऑफ PCl3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, PCl5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2। अब होगा क्या कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनर्ट गैस भी आ जाएगा, अब टोटल प्रेशर चूंकि आपने कांस्टेंट रखा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 भी डिक्रीज हो जाएगा, Cl2 भी डिक्रीज हो जाएगा, PCl5 भी डिक्रीज हो जाएगा। अब किस साइड में ग्रेटर एक्सटेंट तक डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली जिस साइड में गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है उधर ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अगर उस साइड ज्यादा डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, सच दैट कि अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये मेंटेन रख पाए, और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी इन दैट केस क्या होगा, शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन,
फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही बोला भी है, हम लोग को देखना है कि कौन सा इफेक्ट है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सी की बात कर, सी में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि एडिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सही है कि अगर आप क्लोरीन गैस ऐड करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इसके बढ़ेंगे तो ये रिएक्शन क्या होगा कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। एडिंग Cl2 गैस किधर शिफ्ट कर जाएगा, रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। देन बात कर लेते हैं ऑप्शन डी, बोला गया है कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है, समझे इसको। तो अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, इस चीज को समझना कि अगर टोटल वॉल्यूम आपने इंक्रीज किया, पार्शियल प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, हम लोग को पता है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर डिक्रीजेस, टोटल प्रेशर डिक्रीज करेगा, टोटल प्रेशर के साथ साथ में इनका पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा, किस साइड ज्यादा डिक्रीज होगा, वंस अगेन जिधर गैसियस मॉलिक्यूल जो है ज्यादा होंगे उधर डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली जो है प्रोडक्ट साइड में ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल है, तो इस केस में क्या होगा कि इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल फेवर, कौन सा फेवर करेगा, फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, यानी कि डी इज आल्सो करेक्ट। क्लियरली आप जो है इस केस में क्या बोल सकते हो कि 11th फॉर क्वेश्चन नंबर 11 बी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सरफेस केमिस्ट्री का प्रॉब्लम, इन्होंने बोला कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन ए, द फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ फॉस्फेट आयन इज लेस देन सल्फेट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग वैल्यू क्या होता है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट required for coagulation, minimum concentration of electrolyte required for coagulation। तो दोनों केस में क्या है, एक हमको दिया हुआ है फॉस्फेट है, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, सल्फेट है, ठीक है। फॉस्फेट एंड सल्फेट किस में इजीली कोगुलेट हो जाएगा, देखो इसमें 3 माइनस चार्ज है, इसमें 2 माइनस, ऑब्वियसली ये कोगुलेशन का, इसका जो कोगुलेटिंग पावर होगा ज्यादा होगा, यानी कि इसके केस में जो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा फॉर कोगुलेशन के लिए ये कम होगा। इसीलिए बोला है कि जो है कोगुलेटिंग फ्लक्चुएटिंग वैल्यू फॉर फॉस्फेट आयन इज लेस देन सल्फेट, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात कर लेते हैं, बी में क्या बोला है, द चारकोल एब्जॉर्ब गैसेस विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मोर देन गैसेस विथ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। आप तो ऑब्वियसली जो जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है ना, इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बहुत लिस्ट होता है। तो जो है इस तरीके से रिलेशन आता है, अगर लिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली जो एब्जॉर्प्शन होने जा रहा है चारकोल पे वो लिस्ट होगा। तो इस केस में बोला कि चारकोल एब्जॉर्ब गैसेस विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर मोर देन द गैसेस विद अ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। बिल्कुल, जैसे अगर NH3 को एब्जॉर्ब करना होगा तो इजीली कर सकता है कंपेयर टू हाइड्रोजन, बिकॉज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर इससे कम, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा अमोनिया का इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। और इस बेसिस पे भी बोला जा सकता है कि अमोनिया के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू हाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है, बी इज करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, सी में क्या बोला है, केमियोजॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड, गलत है, केमियोजॉर्प्शन होता है सिंगल लेयर, केमियोजॉर्प्शन इज सिंगल लेयर, सिंगल लेयर फिनोमिना है, बिकॉज जो सरफेस होगा ना एक बार ही रिएक्शन के लिए जाएगा ना, यहाँ पे कुछ एक्टिव जो है ग्रुप्स होंगे जिसके साथ रिएक्शन होगा, इसके साथ फर्दर रिएक्शन हम लोग नहीं देख सकते। ऑन द अदर हैंड फिजियोजॉर्प्शन की बात करें दैट इज मल्टी लेयर, बिकॉज जो है उसमें क्या है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इसमें तो हम लोग जो है रिएक्शन देखते हैं ना एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, वो रिएक्शन एक ही स्टेज पे आके रुक जाता है, तो यानी कि सी इज इनकरेक्ट। डी की बात कर लें तो डी में बोला है if in the manufacture of ammonia by the Haber's process molybdenum is used as the promoter for the catalyst। once again जो है NCERT based डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है,
क्या है, सिंपल सा केस है कि मॉलिब्डेनम यूज किया जाएगा फॉर द प्रोमोटर, एज अ प्रोमोटर की तरह मॉलिब्डेनम इज यूज्ड एज प्रोमोटर, ये आपको पता है, यूज एज द प्रोमोटर। और आयरन जो है यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं कि फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ए बी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 13 मेंशन किया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन द सेंट्रल मेटल आयन इज द DsP2 हाइब्रिड। देखा जा सकता है, कैसे देखेंगे, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा, और उस केस में आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इन दैट केस जो है पेयरिंग नहीं प्रीफर किया जाएगा, और इन दैट केस आपको क्या देखने को मिलेगा कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करके आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 by 1 जो है देखिए इसमें, तो पहला ऑप्शन ए में कॉपर दिया हुआ है CuNH3 4 2+, ठीक है। कॉपर का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, देखो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और पेयरिंग पसंद करता है, तो ये इसमें एक जो है डिफरेंट केस देखने को मिलता है, क्या कि जो कॉपर का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D10 4s1, लेकिन जैसे ही ये अगर मैं बात करूं +2 कॉपर 2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 3D9, ठीक है, 3D9। अब होता क्या है कि इस केस में ध्यान रखना कि ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट 4s ऑर्बिटल, वैकेंट 4s ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें एक जो है इंटरेस्टिंग केस क्या देखने को मिलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो है कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके इस p ऑर्बिटल में चला जाता है, इस p ऑर्बिटल में चला जाता है, यानी कि एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो कि हम लोग बोल सकते हैं DsP2। यहां से d ऑर्बिटल एक आएगा, s ऑर्बिटल आएगा, यहां से p ऑर्बिटल, यानी यहां से DsP2 ऑर्बिटल बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा DsP2, ठीक है, 4 ऑर्बिटल, जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो है इन दैट केस आप ऑब्जर्व करोगे कि जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज किया जा रहा है DsP2, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात कर ले तो बी में आपको क्या दिया हुआ है, निकेल का साइनाइड के साथ में टेट्रा साइनाइड दिया हुआ है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 2, यानी निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ जाएगा आपका, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकेल मिस क्या हो गया 3D8 अब जो है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा तो 3D8 हो गया, ठीक। अब इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इन दैट केस पेयरिंग विल प्रीफर, अगर पेयरिंग प्रीफर करेगा तो एक तो वैकेंट ऑर्बिटल रह जाएगा ना, तो ये भी जो है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, तो बी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। जहां तक सी की बात करें, सी में क्या है CuCl4 2-, ठीक है, यहां पे कॉपर 2+ में है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, और जब वीक फील्ड लिगेंड है तो इन दैट केस इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 एंड नॉट DsP2। देन डी की बात कर ले, वंस अगेन निकेल का क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स है, Cl हम लोग को पता है दैट इज वीक फील्ड लिगेंड, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। तो क्लियरली आप देख सकते हो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। पैराग्राफ 14 एंड 15 का जो फॉर द क्वेश्चन 14 एंड 15 देखते हैं। एक अच्छा रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड का, तो इसमें क्या दिया हुआ A जिसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया गया, B बना और साथ में प्रोडक्ट C बना। इसको हम लोगों ने NaOH 50% यूज किया है, एक तरीके से सिग्निफाइज कर रहा है कि कहीं ना कहीं कैनिजारो रिएक्शन होगा। जब हाई कंसंट्रेटेड बेस यूज किया जाता है ना तो वहां पे कैनिजारो रिएक्शन अकर होता है, तो यहां से यहां स्टेप कैनिजारो रिएक्शन है। देन इसके बाद हम लोगों ने H+ यूज किया, चाहे एस्ट्रिफिकेशन हो सकता है, ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे रेट्रो में। तो थोड़ा सा आइडिया लेते चलते हैं। और C के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है B के साथ। C के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, C बोला गया है कि KCN के साथ ट्रीट किया गया, KCN के साथ में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार रेट्रो में जाते हैं। देखो हाइड्रोलिसिस करने से पहले क्या रहा होगा, ये तो आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे OH ग्रुप और यहाँ पे CN रहा होगा,
बिकॉज अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे H3O+ के साथ में, मतलब तो इन दैट केस ये CN को COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ये तो समझ में आता है। उसके पहले रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे CN- का एडिशन हुआ होगा, ये तो समझ में आता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे हुआ होगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ होगा एसीटोन पे, ठीक है। तभी ये पॉसिबल है, KCN के साथ ट्रीट किया गया फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H+ के साथ ट्रीट किया गया, तो इन दैट सिनारियो ये हम लोग का प्रोडक्ट C आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट C। तो एक तो यहां से ये आइडिया आ जा रहा है कि जो प्रोडक्ट C है, यही से आइडिया आ जा रहा है कि आप जो गिवन ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से किसमें एज एसीटोन प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा, ये देख लो, ठीक है, क्योंकि दो प्रोडक्ट बन के आएंगे, उसमें से एक ही एसीटोन होगा। तो इसमें अगर इस बेसिस पे जाया जाए तो ऑप्शन ए में तो एसीटोन भी बन रहा है और शायद इसमें एसिटाल्डिहाइड भी बन रहा है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी की बात करें तो केवल एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। ऑप्शन सी में देखें तो इन दैट केस आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको एसीटोन मिल रहा है। देन जो है ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे भी एसीटोन मिल रहा है, यानी कि अभी भी कहानी में थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा। तो इन दैट केस सी और डी हमारे पास ऑप्शन बचता है, ए बी, ऑप्शन ई और ऑप्शन बी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी रेट्रो में लिया जा सकता है। रेट्रो में अगर आपको आइडिया लग चुका है कि सी की पॉसिबिलिटीज है तो सी वाला भी केस देख सकते हो आप। एक बार सी वाला केस कंसीडर करके देख लेते हैं, अदरवाइज इसको रेट्रो वे में आप देखते जाओ और ऑप्शन ए तक पहुंचो। बट जो है मैं डायरेक्ट यहां से जब दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं तो मैं डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं, जस्ट एज्यूम करता हूं कि दिस कंपाउंड इज फॉर द टाइम, ठीक है। तो अब इसको आप रिडक्टिव जब ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या दे देगा, ये आपको दे देगा CHO, ठीक है, ये मिल गया और साथ में आपको मिल गया एसीटोन, ठीक है, बन रहा है एसीटोन। अब आप देख लेंगे कि इसको फर्दर जब रिएक्शन कराया जाएगा ना, ये प्रोडक्ट बी हो गया, ये सी हो गया, इसको फर्दर करा के देखते हैं। इसको जब इसको ट्रीट किया गया NaOH 50% हाईली कंसेंट्रेटेड NaOH मींस इन दैट केस देख सकते हो इस एल्डिहाइड के लिए भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके लिए भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेसिकली इन दैट केस हम लोग कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे। कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती है जो प्रोडक्ट में, तो इन दैट केस होता है कि एक जो CHO ग्रुप होता है रिड्यूस होता है और एक ऑक्सीडाइज होता है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको बना लेता हूं CH2OH और इसको बना लेंगे COH। सही है, इतना तो समझ में आता है। इसको फर्दर इन्होंने एसिड के साथ में ट्रीट किया विथ हीटिंग H+, यानी कि मैं D जस्ट एज्यूम कर लेता हूं, D ये हो गया, ठीक है। इसको एसिड के साथ ट्रीट किया गया, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, इसमें क्या होगा, एस्टरिफिकेशन मिलाकर, ये तो समझ में आता है। कितना मेंबर रिंग बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो ये बन गया बेंजीन रिंग, इसके साथ में CH2 ग्रुप, ऐसे आई थिंक 5 मेंबर रिंग जाएगा। तो 5 के साथ में यहाँ पे आ गया CO ग्रुप और यहाँ पे आपका आ गया ऑक्सीजन। क्या ये प्रोडक्ट बना है, क्या देखो आप, बिल्कुल यही प्रोडक्ट हम लोग का जो है प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट यही बन के आया है। तो क्लियरली अब आते हैं जो है 1 by 1। 14 के केस में स्ट्रक्चर ऑफ ए, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो इन दैट केस किस में दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर, ये अगर ए की बात करें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 14 के केस में क्लियरली देख सकते हो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑप्शन सी में, ठीक है। ऑप्शन सी हम लोग चेक किया, डी में एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो बट उसकी जरूरत नहीं है। जब अदर जो क्राइटेरिया है अगर ये फुलफिल कर रहा है तो ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत नहीं है। देन बात कर लें इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि स्ट्रक्चर ऑफ बी, ये रहा बी, ठीक है, डाई एल्डिहाइडिक ग्रुप है, बेंजाल्डिहाइड के साथ में 2 CHO ग्रुप अटैच्ड है, कौन सा हो जाएगा। क्लियरली आप देख सकते हो कि फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 to 18 देखते हैं, पैराग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या बोला है, क्या व्हाइट मेटल सल्फाइड A गिव्स B गैस विद रोटेन एग स्मेल। रोटेन एग स्मेल से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सल्फाइड रहा होगा, ठीक है। तो इसको सल्फाइड को ट्रीट किया गया, तो मेटल सल्फाइड था जिसको ट्रीट किया गया, तो इन दैट केस तो यानी कि मेटल सल्फाइड जस्ट मेंशन करते चलता हूं, एक मेटल सल्फाइड है, ठीक है, और इसको ट्रीट किया गया, इसको A नाम दिया गया, ठीक है। और इसको जब ट्रीट किया गया किसके साथ में इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो इन दैट केस क्या बन के आ रहा है, प्रोडक्ट बी जिसके बारे में आइडिया लगाया जा सकता है क्योंकि ये बोला है कि रोटेन एग स्मेल है, तो H2S हो जाएगा, साथ में कलरलेस सल्फेट, तो जो है C बन के आ रहा है जो कि कलरलेस सल्फेट, कलरलेस सल्फेट, ठीक है। देन उसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये B जो है H2S
जिसको ट्रीट किया गया किसके साथ में, इसको ट्रीट किया गया K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम। ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है D, फॉर्म D, ठीक है, ये ग्रे एलिमेंट, ठीक है, व्हाइट ग्रे एलिमेंट, ये D प्रोडक्ट फॉर्म करता है। D बर्न इन द ऑक्सीजन, D जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, और इन दैट केस क्या देता है कि प्रोडक्ट E फॉर्म करता है, ठीक है। If B is added to E, ये B जो E है, इसमें B को ऐड किया जा रहा है, एक कलरलेस लिक्विड निकल के आता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड, ठीक है, कलरलेस लिक्विड जो करता क्या है, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, दैट इज विल बी बिकॉज उसमें कलर नहीं होगा, तो इसको जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। ये है हमारा एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है। अप्रोच करें इसमें, तो देखो कुछ कुछ यहाँ पे आइडिया आ जाएगा हमारा। पहला, मेटल सल्फाइड के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है क्या, इसमें आप ऑप्शन देखो। जनरली सल्फाइड ब्लैक इन नेचर रहते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि व्हेन ट्रीटेड, ये जो है जो व्हाइट मेटल सल्फाइड है, व्हाइट मेटल सल्फाइड किसका होगा, तो व्हाइट मेटल सल्फाइड एक केस आता है जिंक सल्फाइड का। देन तो अगर इसको आइडिया रखें हम लोग, तो इन दैट केस क्या रिएक्शन हम लोग 1 by 1 कराते चलते हैं। तो नो डाउट जिंक सल्फाइड अगर आप लिए, इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किए, तो इन दैट केस ये फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट और साथ में H2S, ठीक है, H2S। इस बारे में कैसे मैं फिक्स कर ले रहा हूं, बिकॉज कलरलेस सल्फेट है। अदर जो सल्फेट होंगे लाइक कॉपर सल्फेट हो गया, या आपका जो है निकेल सल्फेट हो गया, या मैग्नीज का जो सल्फेट होगा वो कलर्ड होंगे। जिंक सल्फेट क्यों कलर नहीं होगा, बिकॉज 3D10 कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए हैं, तो इन दैट केस DD ट्रांजिशन नहीं देखा जा सकता, वो कलरलेस कंपाउंड ही होगा जो सल्फेट है। तो ऑब्वियसली इस केस में बोल सकते हैं कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के बेसिस पे हमारा गैस बी ये हो गया H2S, जो कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, और जो है सी ये हो गया। अब क्या बोला इन्होंने कि बी को इन्होंने K2Cr2O7 के साथ ट्रीट किया, H2S को ट्रीट किया हुआ है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम H+, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करके देगा, ये आपको फॉर्म कर देगा K2SO4, देन क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, ठीक है। उसके अलावा सल्फर आ जाएगा 3S सल्फर, और साथ में 7H2। मैं बैलेंस रिएक्शन लिख दे रहा हूं, बट यहाँ पे सल्फर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। तो जो है देखो आप, जो ग्रे एलिमेंट है D, हमारा ग्रे एलिमेंट ये हो गया D, यही बन के आ रहा है एलिमेंटल फॉर्म। हमारा A पता चल गया, जिंक सल्फाइड, B पता चल गया, C पता चल गया, D पता चल गया। अब D को क्या बोला है कि जो है बर्न इन द ऑक्सीजन, D बर्न इन द ऑक्सीजन, सल्फर को बर्न किया गया ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑब्वियसली ये जो है क्या देगा, ये आपको देगा SO, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ B इज एडेड, तो ये हमारा D है, ये हमारा E है। इफ B इज एडेड, B इज एडेड इन E, B क्या है हम लोग का H2S, इसको ऐड किया गया, ठीक है, H2S इसमें ऐड किया गया। इफ B इज एडेड, B इज एडेड इन E, E क्या हो गया SO2। क्या बोला है कि इट गिव D एंड कलरलेस लिक्विड, इट गिव D एंड कलरलेस लिक्विड। इट गिव D क्या हो जाएगा हमारा, देख लो आप, यहाँ पे सल्फर आ जाएगा और साथ में H2O दे देगा, अ कलरलेस लिक्विड यही होगा। अ कलरलेस लिक्विड क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट, एनाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर दे रहा है, तो अब इसलिए ये जो है करेक्ट है, जो कलरलेस लिक्विड है। उसके बाद इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि C गिव, जो C है हमारा, वो क्या कर रहा है, C गिव a precipitate with sodium hydroxide will dissolve in the excess of NaOH, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं C का, ठीक है, C हमारा है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट को अगर हम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो ये क्या दे देगा, जिंक हाइड्रोक्साइड। ये समझ में आता है, जिंक हाइड्रोक्साइड। अब बोला गया कि इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को डिजोल्व करेंगे, तो ये बोला गया कि इट इज डिजोल्व इन द एक्सेस ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा NaOH अगर हम लोग ट्रीट करते हैं, तो ये फॉर्म कर देगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट Zn, ये फॉर्म कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो है सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो क्लियरली आपका जो है ये बन गया। अब आते हैं 1 by 1 ऑप्शन में, तो कंप्लीट रिएक्शन आपका ये, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें
जो है ऑप्शन की। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, द मेटल सल्फाइड इज, कौन सा हो जाएगा मेटल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 16 के लिए आप ऑप्शन बी करेक्ट कर सकते हो। देन 17 के लिए बोलते हैं, 17 के केस में क्या बोला है, द कंपाउंड सी इज जिंक सल्फेट, यानी कि आपका इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो गया। द कलरलेस इज सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कलरलेस इज सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ऑप्शन 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स। इन्होंने 10 इंटीजर टाइप प्रॉब्लम दिए हुए हैं, देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग। तो पहला इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो कि सॉलिड स्टेट से है, बोला गया कि सॉलिड एवी है जो कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर लिया हुआ है, एटम एट द कॉर्नर एंड द फेस सेंटर ऑफ द यूनिट cell. If all the atoms present in the one body diagonal are removed, the formula of compound become AX BY, the sum of AX and BY. पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जिंक ब्लेंड का यानी कि ZnS का किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। तो नो डाउट हम लोग को पता है कि जो ये वाला जो एनायन होगा इसका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू कटायन, तो इन दैट केस ये कौन कौन से जगह पे जाएगा, ये कॉर्नर पे जो है एंटर करेगा, कॉर्नर पे जाएगा, और साथ में ये जो है एंटर करेगा जो हम लोग बोल सकते हैं फेस पे, ठीक है, फेस सेंटर। ये देख सकते हो आप इसमें एक बार जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को, और ये जो है एंटर करता है, ये एंटर करता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड बोलने का मीनिंग क्या हुआ कि इन दैट केस, जैसे कि अगर मैं बात करूं टोटल वाइड कितने होंगे, तो टोटल अगर एक क्रिस्टल एफसीसी क्रिस्टल लैटिस में देखा जाए तो हर कॉर्नर के लिए एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड असाइन हो गए। लेकिन इसमें बोला गया कि जो जिंक सल्फाइड होता है ना, इसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर जो कैटायन है वो एंटर करता है। यानी मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक मैं रूम कंसीडर करूं तो इन दैट केस अगर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जस्ट एज्यूम करूं एक कॉर्नर में, तो उसके जो बगल वाला कॉर्नर है उस पे नहीं प्रेजेंट होगा, एक अल्टरनेट कॉर्नर पे जाके वो प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया जाएगा किससे, ये जिंक आयन से। तो जो है सल्फर ये तो कॉर्नर पे चला गया और ये जिंक चला गया। अब बात करते हैं इसमें क्या बोला गया है कि इसमें से जो बॉडी डायगोनल है ना, उसके लॉन्ग जितने एटम्स है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग क्रिस्टल की बात करते हैं विदाउट अगर रिमूविंग अगर कंसीडर किया जाए तो फेवरेट एटम यहां से आ जाएगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 8 है और सभी के सभी लैटिस के अंदर लाइज करेंगे, तो जो ऑब्वियसली इसको हम लोग 8 कंसीडर करते जो है, क्योंकि यहां बोला गया अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड जो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इन दैट केस क्या है कि ऑब्वियसली जो है 4 एटम यहां से आ जाएंगे। कॉर्नर और फेस की बात कर ले तो कॉर्नर से जो है 8 × 1/8 और फेस से 6 × 1/2 3, यानी कि यहां से भी 4 एटम आता, यानी कि इन दैट केस ए बी टाइप का एटम देता, करेक्ट है ये। लेकिन अब क्या बोला है कि हम लोग जो एक बॉडी डायगोनल है ना, उसके लॉन्ग जो एटम्स है उसको हटा दिया गया है। लाइक अगर मैं एज्यूम करूं ऐसे कुछ केस है, ठीक है, समझना, ये रहा हम लोग का सॉलिड, इसमें क्या बोला है कि जो B- है आपने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे कंसीडर किया, सॉरी ए एटम एट द कॉर्नर, ए एटम द कॉर्नर और फेस पे, तो अब इसलिए क्या होगा कि देखो इन दैट केस कॉर्नर से कितना आ जाएगा, अगर ए एटम की बात करें, ए एटम क्या हो जाएगा, कॉर्नर से कितना आ जाएगा, तो 8 × अब देखो बोला गया कि एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जो एटम्स हैं उसको हटा दिया गया, यानी ये एटम चला गया, ए एटम चला गया, ठीक है। तो अगर ये एटम चला गया तो कितने एटम बचे इसमें, देखो टोटल बचेंगे 6, और कितने में शेयर किए गए 1/8, यानी ये आ गया कॉर्नर से, फ्रॉम द कॉर्नर, लेकिन फेस पे है। लेकिन अगर फेस देखा जाए तो ये बॉडी डायगोनल पे तो पड़ेगा नहीं, यानी कि फेस का अभी भी जो कंट्रीब्यूशन है सेम रहेगा, 6 × 1/2, यानी कि 3 प्लस जो है मैं लिख सकता हूं 3/4, यानी कि 15/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बी एटम का। बी के बारे में क्या था कि बी ऑक्यूपाई करेगा जो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, क्योंकि जिंक जो ब्लेंड होता है उसमें स्ट्रक्चर इसी तरीके से होता है कि जो कैटायन होता है वो जाता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो अगर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो ये वॉइड पे रहेगा, ठीक है, जो कि हो सकता है यहां से क्रॉस करे। अगर इस वॉइड पे है ना तो इन दैट केस एक अल्टरनेट पोजीशन पे ये प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से।
सिमिलरली जो है आप देखोगे तो ये इस वाले पे नहीं प्रेजेंट होके यहाँ पे प्रेजेंट होगा व्हाइट, और यहाँ प्रेजेंट होगा। ये कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जो व्हाइट जहाँ पे कि बी एटम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब आप देखो कि ऐसे तो टोटल के टोटल आते 4 आते, राइट, अगर ये हम लोग बॉडी डायगोनल नहीं हटाते, लेकिन क्या बोला गया है कि हम लोग बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग जो भी एटम है वो हटा दे रहे हैं, यानी कि इन दैट केस ये वाला जो एटम है ये भी हट जाएगा, ये वाला कॉर्नर वाला तो हटा ही, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इसीलिए 6 काउंट किया, लेकिन ये जो कि हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड में लाइज करेगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड किसी तरीके से जाएगा, चाहे आप ये बॉडी डायगोनल को कंसीडर करो, चाहे इसको कंसीडर, किसी भी बॉडी डायगोनल को अगर आप कंसीडर करते हो तो एक जो एटम लाइज करेगा जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में, उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से एटम कितने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 4 थे, अब कितने, अब सिंपली 3 टेट्राहेड्रल वॉइड है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के बराबर होगा। अब इसको कंसीडर किया जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो अगर इसका जो है हम लोग एक इसमें कंसीडर कर लेते हैं 15/4:3 है, तो अगर मैं इसको जो है क्या करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या 4 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दें, तो इन दैट केस क्या बन जाएगा रेशियो, देखना 4 से जो है मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम लोग का जो सॉलिड है क्या बन जाएगा, ए सॉलिड है ये कैसा बन जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई, x हो गया 5, ये हो गया, तो ये हो गया A5 B4। अब हमसे क्या बोला कि ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y, तो क्लियरली क्या हो जाएगा 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो आपको देखना है कि किसमें से कौन सा हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा। ये याद है कि जब हम लोग बोलते थे हाइड्रोलिसिस के लिए, तो जो उसमें हम लोग एक सिंपल सा क्राइटेरिया ये रखते थे, इधर सेंट्रल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो, या जो साइड ग्रुप है उसके साथ अटैच्ड एटम है उसके में वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसका हाइड्रोलिसिस अकर हो जाएगा। तो यही जो है प्रिंसिपल काम करता है जब हम लोग इसमें जो है हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं NCl3, आपको बस काउंट करना है कि हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं, बस मैं एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं कि जब हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो इसमें प्रोडक्ट क्या जनरेट होकर आएगा। तो उसके लिए भी सिंपल आइडिया जाता है, जाता क्या है कि जब आप देखो ये केस में एक सिंपल सा ले लेता हूं, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अब इसमें अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो होगा क्या कि देखो जो वाटर का क्या होगा, यहां पे जो है ये जाएगा हमारा डेल नेगेटिव, सॉरी क्लोरीन जो है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दैट केस डेल नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल पॉजिटिव। अब होगा क्या कि जब वाटर ब्रेक होगा तो इसके साथ पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा और नेगेटिव पार्ट Cl- के साथ चला जाएगा। ये केस हम लोग देखते हैं, यानी अगर इसको आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या बन के आएगा NH3 और साथ में HOCl फॉर्म करके आ जाएगा, यानी इस केस में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल, ठीक है। देन अगर बात करें P4O10 आप एक बार स्ट्रक्चर देख लेना कैसे स्ट्रक्चर आएगा, इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये देगा आपको H3PO4। सिमिलर वे से आप बॉन्ड को ब्रेक करना, दो चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वी कैन ऑब्जर्व हाइड्रोलिसिस हियर आल्सो। SiCl4 की बात करें तो सेम कहानी, दोनों के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो इन दैट केस क्या होगा, H इसके पास जाएगा, OH- इसके पास में जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास में निगेटिव वाला जाएगा पार्ट, यानी कि OH- जाएगा और ये क्या बना लेगा SiOH4। सही, इतना समझ में आता है। देन BiCl3 की बात करें, BiCl3 ये क्या देता है ऑन द हाइड्रोलिसिस, ये फॉर्म करता है BiOCl, ठीक है, ये फॉर्म करके देता है हाइड्रोलिसिस विल अकर बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीन, ठीक है। अब बात करें इसमें XeF4, बिल्कुल यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस विल अकर, हाइड्रोलिसिस अकर, एक बार आप प्रोडक्ट बनाना, इसमें क्या बन के आता है POCl3, बिल्कुल यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस अकर होगा, POCl3 के भी केस में हाइड्रोलिसिस अकर होगा। देन बात करें B2S6, बिल्कुल यहाँ पे भी हाइड्रोलिसिस अकर होगा और ये शायद H3BO3 फॉर्म करके देगा आपको। तो यानी कि जितने भी केसेस हम लोगों ने कंसीडर किया, इन ईच केसेस हाइड्रोलिसिस इज गोइंग टू अकर, यहाँ पे भी अकर होगा, सब में केस में अकर होगा। तो क्लियरली आप काउंट क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 इज द नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो नंबर 3 देखते हैं, ये भी आसान प्रॉब्लम है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड बाय कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम 238 इसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, लेड 206, ठीक है 206, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अकर होगा। आप देखो इसमें
कि जब ये कन्वर्जन अकर होता है ना, तो नॉट ओनली बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी जनरेट होता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली चार्जेस हीलियम एटम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जस्ट एज्यूम करो कि x एटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, x पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज जनरेटेड बाय दिस रिएक्शन, और y जो है बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल होता है क्या, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -1 and 0, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये रहा अल्फा और ये बीटा पार्टिकल। मैंने बोला कि y बीटा पार्टिकल जनरेट हो रहा है, x अल्फा पार्टिकल। अब आप बैलेंस कर दो, सिंपल सा केस है कि आप जो है इसको बैलेंस कर दो, जो है मास नंबर को और एटॉमिक नंबर को बैलेंस कर दो, दो इक्वेशन आएगा x y के लिए, सॉल्व कर दो। देख लें इसमें, तो पहले केस को कंसीडर करते हैं। 4x + 206 y × 0, वैसे भी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, 230 है। क्या हो जाएगा आपका? तो 4x = 32, x = हाउ मच? x = 8। ये तो आ गया। x क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जनरेटेड बाय दिस रिएक्शन, 8 हो गया। अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन यूज किया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये देखो, आप इसको मैं लिख सकता हूं 2 × x, यानी कि 8 हम लोग का x आ गया, 8, तो 2 × 8 प्लस -y प्लस 82 = 92, यही तो होगा, करेक्ट। ये हो जाएगा, इधर जाएगा 10, इसको इधर लिया जाएगा तो y = 6 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जनरेटेड, यानी वैल्यू ऑफ y, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, y = 6, द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H7Ca, C4H7Ca। मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आंख मूंद कर पहले ड्यू निकाल दो। 4 × 2 8 + 2 10, 10 - 7 - 1, यानी कि इसका ड्यू हो जाएगा क्या? डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा ड्यू = 1, यानी इसके अंदर एक या तो डबल बॉन्ड या रिंग की कंसीडरेशन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ बोला है कि साइक्लिक सिस्टम ही कंसीडर करना है। तो जब हम लोग को साइक्लिक लेना है तो अब इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले 4 मेंबर की बात कर लेते हैं। 4 मेंबर ये हो जाएगा। क्या ये कंपाउंड स्टीरियो आइसोमरेज दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं दिखा सकता। अगर यहाँ पे देखा जाए ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ना इधर इसमें आप स्टीरियो आइसोमरेज देख सकते हो, ना इधर इसमें ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ से एक आइसोमर से ये आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिंग को छोटा करते जाओ। अब सबसे बड़े रिंग को कंसीडर किए, अब इससे स्मॉलर रिंग को आप लो, 3 मेंबर, ठीक है। अब ये केस कैसे हो सकता है? यहाँ पे क्लोरीन में कंसीडर कर सकता हूँ, यहाँ पे केसेस बनेगा, क्लोरीन हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। ये आप देखो, तो इन दैट केस क्या हो गया? ये तो इसका सिस आइसोमर्स हुआ। लेकिन क्या ये हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? बिकॉज देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इफ देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? इसका हम लोग को D और L दोनों कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से 2 आइसोमर्स होगा। वैसे इसका ट्रांसफॉर्म भी कंसीडर किया जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म कैसे बन के आएगा? तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा आपका हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर, CH3 इधर और हाइड्रोजन इधर। इसमें भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? तो ट्रांसफॉर्म से भी हम लोग को 2 आइसोमर्स देखने को मिलेगा, D + L, ठीक है। तो वही पूछा भी है कि टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स, ठीक है, साइक्लिक आइसोमर्स। और कोई केसेस बन सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, क्लोरीन और इसको अलग अलग रखा है। और क्या किया जा सकता है? इसको मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ, लाइक दिस, CH3 और यहाँ पे ले लेता हूँ C, ठीक है। ये कंसीडर किया जा सकता है, बिल्कुल। तो एक आइसोमर C आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये आइसोमर C हो गया। उसके अलावा कोई पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। ऐसे आप ले लो, CH2Cl, अरे क्लोरीनेशन यहाँ पे भी तो कराया जा सकता है। तो देखो, तो अब कैसे 1 यहाँ से आया, 2 इसको कंसीडर किया, 2 हमने इसको कंसीडर किया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टोटल आइसोमर्स कितने हो गए आपके? 1 5 + 2 7। 7 is the total number of isomers including stereoisomers. Question number 5 में क्या बोला है कि 1 mole of PCl3 is dissolved in the question number 5 देखते हैं। Total number of optically active isomers of molecular formula C5H12O each, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स देखना है। तो ड्यू क्या हो जाएगा? क्लियरली आप देख सकते हो ड्यू 0 हो रहा है। तो अगर ड्यू 0 है तो आगे हम लोग कंसीडर करें तो 5 मेंबर ये चेन मैंने बना दिया, ठीक है, यानी कि देयर विल बी नो रिंग ऑफ पाई बॉन्ड। हमारे लिए आसान हो जाता है प्रॉब्लम। अब देखते हैं इसमें तो 2 फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? या तो OH ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप, या ईथर ग्रुप हो सकता है। यही 2 पॉसिबिलिटीज है। देखते हैं इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने कंपाउंड बन के आते हैं।
तो अगर मान लो मैं OH ग्रुप यहां से अटैच करा देता हूं, ठीक है, OH ग्रुप यहां पे अगर अटैच करा दिया जाए, ये कायरल सेंटर है, ठीक है, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव R और S दो इसमें कंसीडर किया जाएगा, दो आइसोमर्स यहां से आ गए। और केसेस देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडिफाइड मैं ऐसे कर लेता हूं, क्या इसको मैं यहां पे अटैच कराऊंगा, होगा क्या, नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा, मींस अदर केसेस नहीं जनरेट होने वाला है। अब केस देखो कि इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं 4 मेंबर चेन को 5 मेंबर चेन को 4 मेंबर चेन में, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, अगर यहां पे मैं OH ग्रुप रखता हूं, जस्ट एज्यूम यहां पे OH ग्रुप और यहां पे एक मिथाइल ग्रुप रख दिया जाए, इससे डिफरेंट है, यहां पे एक कायरल सेंटर हो गया, यहां से भी आपका R और S मिल जाएगा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा तो और भी अल्कोहल का कोई पॉसिबल केस है क्या, देख लो आप, और भी कोई पॉसिबल केस आ सकता है, ठीक है, तो अगर मैं अल्कोहल की जगह ईथर वाला कंसीडर करता हूँ OCH3, ये भी तो होगा, कायरल सेंटर ही होगा, ये भी, और R और S, इन दैट केस कुछ इस तरीके से कर लो, 3 मेंबर, जस्ट एज्यूम करो ये 3 मेंबर हो गया, यहां से मैं इसको अटैच करा देता हूँ CH2OH, ठीक है, और यहां आ गया ये CH3, इसको कंसीडर किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ जनरेट किया गया है क्या, नहीं है, तो ये भी जो है कायरल सेंटर होगा, और अगर ये कायरल सेंटर है तो इन दैट केस इसका कन्फिगरेशन और R और S दोनों काउंट किया जाएगा। अब टोटल काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल 8 आइसोमर्स इज पॉसिबल, ठीक है, तो ये केस हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ PCl3 इज डिसॉल्व इन द एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो PCl3 को एक्सेस ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया H2O में, क्या बन के आएगा, तो इन दैट केस ये बन के आएगा H3PO3 और साथ में जनरेट करेगा HCl, 3 मोल्स ऑफ HCl जनरेट करेगा, अगर आप रिएक्शन ये बैलेंस करो तो, ठीक है, H3PO3 आ जाएगा और जो है 3 मोल्स ऑफ HCl आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल 3H2O डाल, ठीक है। अब बोला गया कि जब NaOH को ट्रीट किया गया तो हाउ मेनी NaOH विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली ये क्या है, डाई बेसिक है या जो है ट्राई बेसिक है, देख लो आप OH H और OH, ये होता है डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड यानी कि 2 OH निकलेगा। HCl जो है 3 मॉलिक्यूल्स जनरेट हुआ है, इसका हम लोगों ने 1 मोल लिया था तो 3 मोल ये हो गया, और ये चूंकि डाई बेसिक एसिड है तो इन दैट केस क्या होगा, 2 यहां से H प्लस रिमूव होगा और 3 वहां से है ही, तो टोटल मैं क्या बोल सकता हूँ 2 + 3 यानी कि 5 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा, यानी कि 5 विल बी करेक्ट इन दैट केस, 5 मोल ऑफ NaOH, तो 5 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, इन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CXH12 जो O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि CO2 फॉर्म कर रहा है, नो डाउट X मोल ऑफ CO2 फॉर्म करेगा और 6H2O फॉर्म कर लेगा, यही होगा बैलेंस रिएक्शन, देख लो आप, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये गैस फॉर्म में, ये भी कंसीडर कर लो आप, ये गैस लिया हुआ इन्होंने, इसको भी गैस लिया हुआ है, ठीक है, और ये तो गैस होगा ही, ये भी H2O गैस लिया हुआ है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो अगर मैं लिखूं ये हो जाएगा यहां से X O2 और यहां से 3, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको X + 3, ध्यान देना X + 3 सही है, इतना X + 3 O2। अब देखो आप क्या बोला है कि when spark that reacted to form CO2 and H2O and no reactant left after the reaction, the pressure in the flask is increased by 20%, यानी कि आप क्या करो नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लो, बिकॉज प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज क्लोज फ्लास्क के अंदर रिएक्शन करा है, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो डिफरेंस देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस हुआ, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X + 3, अगर मैं इसको बोला गया कि 1 मोल कंसीडर किया जाए, X + 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टोटल X + 4 हो गया, ठीक है। अब फाइनल कितना हुआ, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा X + 6, यही तो होगा, X मोल ऑफ CO2 और 6 मोल ऑफ H2, यही होगा गैस पार्टिकल, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हुआ, राइट, कितना डिफरेंस आया, X + 6 - X - 4 दैट इज इक्वल टू 2। ये जो है एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है
नंबर ऑफ मोल्स। अब बोला गया है कि द प्रेशर इन द फ्लास्क इज इंक्रीज बाय 20%, यानी किसका टू किसका x+4 का टोटल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या थे x+4, ठीक है। ये इतना इंक्रीज किया, कितना 100 अगर से मल्टीप्लाई करूंगे ये 20% है, क्लियर है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 इज इक्वल टू x+4, x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 6, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, ठीक है। कर सकते हैं, इसमें आसान प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि जो है हम लोग को पता है कि ये 3 ऑक्साइड जो कि होता है N2O, NO और CO, ये तीनों के तीनों ऑक्साइड जो हम लोग कंसीडर करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड में। 3 चीजें याद रखना, यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। यहाँ से आपसे पूछा है कि हाउ मेनी न्यूट्रल ऑक्साइड इज देयर, तो ये वेल नोन पूरे जो हम लोग ऑक्साइड कंसीडर करते हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड 3 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो क्लियरली आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या बोल सकते हो, द 3 विल बी करेक्ट आंसर। बोला गया है कि अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये बहुत बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हमारे, क्या होता है कि जो है या तो ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो CHOH, यानी कि इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, या मिथाइल कीटोन का हो। ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में मिथाइल कीटोन का, ये ऐसा केस हो, तब इन दैट केस ये इस टेस्ट को पॉजिटिव देगा। या R की जगह हाइड्रोजन हो सकता है या एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो जस्ट रिकॉग्नाइज करना है आपको किसमें ये वाला ग्रुप या तो ये ग्रुप या ये वाला प्रेजेंट है, जिसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। पहले बात करें इसमें, बिल्कुल इथाइल अल्कोहल वाला ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट आएगा, इसको कंसीडर किया जा सकता है। ये वाला ग्रुप नहीं है, ये वाला ग्रुप इथाइल अल्कोहल ही है, और जब इथाइल अल्कोहल है तो ये तो टेस्ट देगा ही ना, तो वही ग्रुप हो गया। R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है और हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी हो सकता है, R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है या हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है, ये हम लोग को पता है। अब बात करते हैं इसकी, ये भी वही सेम कहानी है, CH3CO ये हमारा R ग्रुप हो गया, तो ये ग्रुप प्रेजेंट ये भी देगा। CH3CO ये R ग्रुप है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा। CH3CH ये भी ये ग्रुप हमारा प्रेजेंट है तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, ठीक है। इसकी बात कर लें, नहीं, यहाँ भी आ गया OH, एसिड नहीं देता है, एसिड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, अमाइड नहीं देगा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। इसकी बात कर लें, भी नहीं देगा। तो काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 हम लोग का ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है नंबर ऑफ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग व्हिच हैव द सल्फर है द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक बार आप जो है स्ट्रक्चर बनाते जाओ, वहां से आइडिया ये निकलते जाएगा। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट वाला केस देख लो, H2SO5 देखे इसमें, तो इस वाले सल्फर की वजह से नहीं काउंट होगा, बट यहाँ पे -2 -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा -2 -1 और ये हो जाएगा +3, तो +5 एंड +3 ये तो नहीं हो सकता, +6 हम लोग को चाहिए। यहाँ पे -1 हो गया, ये -2 हो गया, यानी कि ये +3 हो गया, सिमिलरली ये भी +3 हो जाएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसकी बात करें H2SO6, यहाँ पे -1 -2 ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, ठीक है। वंस अगेन ये आंसर नहीं हो सकता है। H2SO7 देखें इसमें -1, इसके लिए -1 काउंट होगा, -2 तो हो जाएगा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो जाएगा +6, बिल्कुल ये भी +6 हो जाएगा, इसको काउंट किया जा सकता है, 1 हो गया। देन इसकी बात कर ले H2SO5, ठीक है, कैरो एसिड बोलते हैं हम लोग इसको, -1 यहाँ से आ जाएगा, करेक्ट, यहाँ से -1 -2 और ये हो जाएगा +6 ऑक्सीडेशन, सही है। देन मार्शल एसिड है H2SO8, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 टोटल कितना हो जाएगा, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये हो गया। H2SO4 हम लोग को पता है कि यहाँ पे -1 ले लो, -2 यानी कि ये हो गया आपका +6, ठीक है। नेट चार्ज जो है जीरो कंसेप्ट में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, -1 -2 यानी ये हो गया +4, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कि आपको जो है यहाँ पे केसेस मिल रहे हैं कि सल्फर इन द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 4 विल बी करेक्ट आंसर।